तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मृदा के प्रकार। मृदा के प्रकार, मिट्टी के प्रकार के बारे में कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है। ध्यान रखेंगे, मृदा का मतलब मिट्टी होता है। तो अगर पेपर में कोई क्वेश्चन है तो कंफ्यूजन नहीं है। मृदा मतलब मिट्टी, इसको इंग्लिश में सॉइल कहते हैं। सो टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करेंगे, मृदा के प्रकार की बात करेंगे डिटेल में। पहले देखेंगे कितने प्रकार की होती है, उसके बाद एक एक करके इसका डिटेल देखेंगे। तो कितने प्रकार की मृदा है, तो यहाँ पे बेसिकली आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 6 प्रकार की मृदा दी गई है। जिसमें पहला है, सबसे पहले जलोढ़ मृदा, दूसरा है काली मृदा, तीसरा है लेटराइट मृदा, चौथा है मरुस्थलीय मृदा, पांचवा है वन मृदा और उसके बाद छठा है लाल एवं पीली मृदा। मतलब कि मिट्टी का यहाँ 6 प्रकार दिया गया है। तो अगर पेपर में कभी है कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है, मृदा कितने प्रकार की, तो 6 प्रकार का। सबसे पहले तो आप नाम याद कर लेंगे, उसके बाद एक एक करके डिटेल लिखेंगे। कम से कम नाम तो आपको याद होना ही चाहिए। तो पहला है जलोढ़ मृदा, उसके बाद है काली मृदा, फिर है लेटराइट मृदा, फिर मरुस्थलीय मृदा, फिर वन मृदा और फिर है लाल एवं पीली मृदा। अब हम क्या करेंगे कि एक एक करके हम देखेंगे कि किस मृदा की क्या खासियत है, कहाँ पाई जाती है और इसमें किस मृदा में कौन से जो पौधे हैं या जो अनाज है वो उगाए जाते हैं और कौन किसके लिए सूटेबल है। तो एक एक करके अब हर मृदा की विशेषताएं हम करके इसको डिस्कस करेंगे। चलिए स्क्रीन पर देखेंगे। चलिए, तो अभी हम बात करेंगे मृदा का वर्गीकरण, इसके बारे में। तो मृदा का जो वर्गीकरण है, तो हमने देखा कि सबसे पहले हमने देखा था कि मृदा के प्रकार में जलोढ़ मृदा। ध्यान रखें कि जो जलोढ़ मृदा है ना, सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। जितनी प्रकार की मृदा है तो इसमें सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा कौन सी होती है? जलोढ़ मृदा, सबसे ज़्यादा फर्टाइल। इसकी भी 2 कैटेगरी होती है, खादर और दूसरा है बांगर। स्क्रीन पर देखेंगे खादर और बांगर। खादर का मतलब है कि जो नई जलोढ़ होती है, जो मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया में नई जलोढ़ होती है, उसको खादर बोलते हैं। और पुरानी जलोढ़ को क्या बोलते हैं? पुरानी जलोढ़ को बोलते हैं बांगर। तो खादर जलोढ़ मृदा की 2 कैटेगरी है, न्यू जलोढ़ को खादर, पुरानी जलोढ़ को बांगर। ये निर्माण प्रक्रिया क्या है, कैसे बनी है ये? तो देखिए, हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिकली नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से बनी है। निक्षेप का मतलब है कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और जो सिंधु नदी है, उनके द्वारा जो मिट्टी लाया जाता है, जो लाकर जमा किया जाता है, तो लगभग लाखों करोड़ों सालों में ये जो जलोढ़ मृदा है बनी है। तो निर्माण प्रक्रिया कैसे हुई है? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा ये मिट्टी बनाई गई है जलोढ़ मृदा। इसके 2 कैटेगरी है, खादर और बांगर। इसका वितरण कहाँ पे है, कहाँ पे फैलाव है? बेसिकली अगर भारत की बात करें तो समूचा उत्तरी मैदान तथा राजस्थान, गुजरात और कुछ भाग और पूर्वी तटीय मैदान। सबसे मेन जो है, जो नॉर्दर्न इंडिया आप अगर आज के टाइम में आप देखें तो पूरा का पूरा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पार्ट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान, थोड़े-थोड़े पार्ट इसके भी शामिल हैं। तो पूरा जो एरिया है वो किसका है? जलोढ़ मृदा का है। इसका मुख्य लक्षण क्या है? जैसे मैंने बताया, बहुत ज़्यादा उपजाऊ तथा सबसे अधिक विस्तृत। सबसे बड़े एरिया को यही कवर करती है, कौन सी? जलोढ़ मृदा। मतलब बहुत ज़्यादा उपजाऊ है और इसमें जो मुख्य फसलें होती हैं वो लगभग सारी फसलें हो जाती हैं, लेकिन मुख्य फसलें इसमें गेहूँ, धान, गन्ना, दाल, सभी दालें आ जाएँगी, अन्य अनाज। मतलब कि लगभग सभी अनाज का उत्पादन इसमें होता है सीजन के अनुसार। तो चूँकि उपजाऊ बहुत ज़्यादा होती है, फर्टाइल ज़्यादा है और तो इसमें प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये भारत में जो खाद्य उत्पादन का बहुत बड़ा क्षेत्र है ये। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले कैटेगरी हमने देखा जलोढ़ मिट्टी, इसके 2 कैटेगरी खादर बांगर। दूसरी जो कैटेगरी है, दूसरे प्रकार है काली मिट्टी, यानी कि काली मृदा। इसको रेगुर भी कहते हैं, याद रखना, कई बार पेपर में आता है। तो इसकी निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण जो हुआ है वो जलवायु दशा तथा जनक शैलों के महत्वपूर्ण योगदान। इसमें शैल, जैसे अलग-अलग प्रकार के चट्टान होती हैं, उनका इसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान है। जैसे कि आग्नेय चट्टान है या कायांतरित चट्टान है, अवसादी चट्टान है। तो चट्टानों का जो बेसिकली रोल है इस मिट्टी के निर्माण में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सेल याद रखेंगे कि चट्टानों के से इस मृदा का निर्माण हुआ है। और इसका बेसिकली एरिया कौन-सा है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये याद है, फैक्चुअल डिटेल है, इसको याद कर लेंगे कि ये इस एरिया में फैला हुआ है। इसके मुख्य लक्षण क्या है? बहुत ही महीन कण, नमी धारण करने की क्षमता, बहुत अधिक फास्फोरस की मात्रा, गर्म
और शुष्क मौसम में दरार। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा जब गर्म मौसम होता है तो मिट्टी में दरार पड़ जाती है, ऐसा लगता है मिट्टी क्रैक कर गई है मिट्टी जो है सूखने के बाद। और इसमें मुख्य रूप से कौन-सी फसल होती है? कपास। तो ध्यान रखें, कई बार क्वेश्चन आता है कपास की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन-सी है? काली मिट्टी। तो काली मिट्टी, कपास, इसके अलावा तंबाकू, तिलहन और गन्ना, ये जो फसल है इसका मुख्य रूप से उत्पादन होता है काली मिट्टी में। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा जो है लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी में ये एक रवेदार आग्नेय सेल के अपरदन से बनी है, मतलब इग्नियस जो रॉक है, आग्नेय सेल जो प्राइमरी रॉक है, तो उसके टूटने फूटने से ये लाल एवं पीली मृदा जो है इसका निर्माण हुआ है। इसका एरिया कौन सा है? इसका एरिया है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग और तथा अन्य गंगा मैदान और दक्षिणी भाग, इस एरिया में बेसिकली ये फैला हुआ है। और इसके मुख्य लक्षण क्या है इस मिट्टी में? तो ये है लौह धातु के प्रसार के कारण लाल रंग, ज़्यादा इसमें लौह धातु का प्रसार होता है, इसकी वजह से लाल दिखता है। और जल योजन के बाद पीला, जब इसमें वाटर वगैरह का कंसंट्रेशन हो जाता है तो पीला दिखने लगता है, रवेदार होता है, तो ध्यान रखेंगे इसका मुख्य लक्षण है। और उचित खाद व सिंचाई के बाद कपास, दालें, मोटा अनाज, तंबाकू, मतलब ये थोड़ी फर्टाइल कम होती है, लेकिन खाद वगैरह डालकर, उचित पानी देकर इसमें कपास, दाल, मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा वगैरह और तंबाकू उगाए जाते हैं। तो ये हमने देखा लाल और पीली मृदा। इसके अलावा चौथी जो कैटेगरी है वो है लेटराइट मृदा। लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मृदा के बारे में स्क्रीन पर देखेंगे, जिसका इसके क्या फीचर्स है देखें। तो बेसिकली जो लेटराइट मृदा है, तो ये जो है भारी वर्षा से बेसिकली अधिक निक्षालन का परिणाम अत्यधिक वर्षा तथा तापमान के क्षेत्र में। ये लेटराइट मृदा जो है इसकी ये कैसे बनी है, बेसिकली कैसे चेंज हुई है? भारी वर्षा से अधिक निक्षालन का परिणाम, जिस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो मिट्टी का काफ़ी एरिया कट के बह जाता है, उसके बाद ये मृदा का बेसिकली निर्माण होता है लेटराइट मृदा। अत्यधिक वर्षा और तापमान के क्षेत्र में और ज़्यादा टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। नाउ इसके बाद हम देखेंगे अगली मृदा जो है, तो अगली मृदा जो है वो है, अच्छा इसके बेसिकली एरिया कौन से हैं लेटराइट के? तो हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और असम के पर्वतीय क्षेत्र। ये वाला एरिया जो है वो लेटराइट मृदा का है। और इसकी और क्या खास बात है, इसमें ह्यूमस की मात्रा जो है कम, उचित तकनीक से खाद व उर्वरक का प्रयोग करके खेती योग्य बनाया जा सकता है। मतलब इसमें जो एक ह्यूमस जो है, जो बेसिकली जो एक आवश्यक तत्व है मिट्टी के फर्टिलिटी के लिए, जिससे कि पैदावार अच्छी होती है, तो कम होती है। तो इसमें लेकिन यह तकनीक का उपयोग करके और खाद उर्वरक अगर हम अच्छा प्रयोग करें तो इसमें भी प्रोडक्शन किया जाता है। और यहाँ पे इसमें बेसिकली क्या आता है? चाय, कॉफ़ी, काजू, मतलब कि ये व्यावसायिक फसलें जो है उगाई जाती हैं, चाय, कॉफ़ी और काजू। इसके अलावा अगली कैटेगरी है मरुस्थलीय मृदा, शुष्क मृदा या मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थल का मतलब है कि जो मरुस्थल में पाई जाती है, जो रेत भी जिसको कहते हैं, बिल्कुल रेतीली होती है। इसमें नमी बहुत कम होती है और ये मृदा ज़्यादातर आपको राजस्थान के मरुस्थल में देखने को मिलेगी। तो रेत के द्वारा सेल का अपर्दन, बिल्कुल रेत ही होती है बेसिकली, वो भी एक रेत में ध्यान रखना कि वो मिट्टी ही है, लेकिन ये है कि उसमें नमी बहुत कम है। मिट्टी जो है बिल्कुल जब खराब हो जाएगी तो रेतीली बन जाएगी। और ये बेसिकली उत्तर पश्चिम भाग राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात में है। पूरा जो थार मरुस्थल है बेसिकली वो मरुस्थलीय मृदा ही है। और लाल से भूरे रंग की रेतीली व लवणीय सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। मतलब कि अगर इसको कृषि योग्य बनाना है तो इसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होगी और भी जो भी मॉडर्न के तरीके हैं मॉडर्न खेती के, तो उसमें किए जा सकते हैं। लेकिन सारी मृदा को, कोई मिट्टी बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल रेतीली है, तब तो उसमें उसको डेवलप करना कच्ची मृदा में पॉसिबल नहीं है। लेकिन कई जगहों पर वहाँ भी जो मिट्टी में थोड़ी संभावनाएँ हैं, वहाँ पर उचित खाद और सिंचाई के द्वारा वहाँ पर भी खेती की जा रही है। और इसमें बेसिकली जो प्रोडक्शन होता है मोटा अनाज, मक्का, जौ, मोटा अनाज ज्वार बाजरा आ जाएगा। इसके अलावा मक्का और जौ वगैरह का होता है इसमें। इसके अलावा देखेंगे वन मृदा। वन मृदा जो पर्वतों में, जो पहाड़ों में जो मृदा पाई जाती है, तो वन मृदा या पर्वतीय मृदा भी आप कह सकते हैं। तो वन विकास की प्रक्रिया में प्राप्त जैव पदार्थ के निक्षेपण से, बेसिकली जब भी जो वन डेवलप हुए होंगे या जो माउंटेन्स डेवलप हुए होंगे, तो उस टाइम ये बेसिकली मृदा का निर्माण हुआ होगा। तो ये एरिया जो है पहाड़ी इलाके, बेसिकली हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र तथा उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी हिली एरिया हैं। तो यहाँ पे जो मृदा है वो वन मृदा है, पर्वतीय मृदा है।
और बेसिकली दोमट और सिल्टेदार होती है मृदा। घाटियों की में ऊपरी ढाल पर मोटे कणों वाली होती है बेसिकली। थोड़ी सी इसके कण वगैरह जो है मोटे होते हैं, और बेसिकली इसमें जो प्रोडक्शन होता है फल, मसाले व लकड़ी देने वाले पेड़ आपको मिलेंगे। तो एक फैक्चुअल डिटेल है ये जो हमने देखा कि मिट्टी के कितने प्रकार की मिट्टी है और बेसिकली उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो आप, उम्मीद है इसको बेसिकली अच्छे से समझ गए होंगे कि मिट्टी का जो प्रकार है, इसके निर्माण की क्या प्रक्रिया है, इसका वितरण कहाँ है, कहाँ-कहाँ पाई जाती है, इसके मुख्य लक्षण क्या है और मुख्य फसलें कौन-सी है जिसमें उगाई जाती हैं। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है पेपर में एक क्वेश्चन इसी पर आता है, जिससे कि आपको आंसर देना आसान हो जाए और आपके पास कुछ कंटेंट हो। तो आई थिंक मिट्टी के प्रकार और उसकी जो विशेषताएँ हैं, आप उसको अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।